क्लियर? तो ये जितनी प्रॉपर्टी होगी ना, जब प्रूफ करने के लिए पूछेगा वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है प्रॉपर्टी, लेकिन कह रहा है उसी प्रॉपर्टी को अब आप प्रूफ करके दिखाओ, तो आप बाकी की सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो एक्सेप्ट द प्रूविंग प्रॉपर्टी। ठीक है, यही तरीका है इसके क्वेश्चंस को करने का। ऐसा नहीं कि जब ये सोचो कि उसने कह दिया रेक्टेंगल तो हम कहे यार ये तो होता ही है 90 डिग्री, सर ने बताया था। ठीक है, बिल्कुल होता है 90 डिग्री और वो होगा भी, लेकिन उसी बात को आपको प्रूफ करना है बाय यूजिंग अदर प्रॉपर्टीज एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, वो चाहे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो यानी चैप्टर 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल हो, वो डिपेंड करेगा भाई क्या वहां पर उस वक्त ज्योमेट्री लग रही होगी। हाँ जी, विशेष इतनी छुट्टियां क्यों हुई हैं? विशेष, यस, अब खत्म हो गए पेपर? चलो ठीक है, तो अब उसने बोला बेटे रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल ही बनाना है और यहाँ रफ फिगर चलेगी, लेकिन स्कूल के अंदर जैसे पेपर कर रहे हैं तो हमेशा पेंसिल का इस्तेमाल करो फिगर बनाते हुए, तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, और रफ फिगर अगर स्केल से बना दो तो ठीक है, अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छी रहती है, और जैसे मैंने बनाया ऐसे बनाओगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल पे बात आ रही है भाई, प्रूव शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। तो गिवन हमें क्या है, जो क्वेश्चन देख करके आपने समझा, गिवन है हमें ABCD इज अ रेक्टेंगल। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल A is equal to angle B is equal to C is equal to D is equal to 90, ये हमें प्रूफ करके लाना है। ठीक है, अब प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का यूज होगा मैक्सिमम क्वेश्चन में। अब जब ट्राइंगल ही नहीं है तो हम यूज कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमें ट्राइंगल बनानी होगी। अब क्या करना होगा, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन, जो हम अपनी तरफ से अप्लाई कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में हम दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन AC एंड BD। ठीक है, ज्वाइन AC एंड BD। अब आते हैं हम प्रूफ पर। देखो प्रूफ क्या कहता है, AC और BD को जब हमने ज्वाइन कर लिया, आप ले रहे हो ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, A, B और D हमने लिया, एंड ट्राइंगल BAC। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? देखो AB is equal to BA, yes, common side in both the ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD में दोनों में साइड AB आ रही, तो एक तो ये हो गई। AC is equal to BD, देखो BD is equal to AC because diagonals of rectangle। तीसरा केस AD is equal to BC, AD is equal to BC, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। एंगल का कोई इस्तेमाल हमने नहीं किया, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब ट्राइंगल आप कह सकते हो कॉन्ग्रुएंट है, किससे? S से। तो नेमिंग का ध्यान रखना है कि हमेशा जो पार्ट आप बराबर कर रहे हो उसकी वही पोजीशन होनी चाहिए, यानी कोरस्पॉन्डिंग जो वर्ड यूज होता है तो पोजीशन सेम होनी चाहिए, इसका मतलब ये होता है। अगर यही नेमिंग से ही आपने गलती शुरू कर दी तो फिर क्वेश्चन गलत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां रिजल्ट लेते हैं, AB
is equal to BA because common in both. Next बेटा, AC BD is equal to AC because diagonals of rectangle. ठीक है. तीसरा, AD is equal to BC because opposite sides of rectangle. अब दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट. ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC बाई SS. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कर दिया. अब इसका हमें फायदा क्या होने वाला है जो हमने कॉन्ग्रुएंसी की है, क्योंकि हम एंगल की तरफ चल रहे हैं. तो अब अपने पास एंगल A और एंगल B हो गए बराबर. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाई CPCT. क्या होती फुल फॉर्म? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. Sir, you are writing a property of rectangle, but you said that we didn't have to use providing properties. ठीक है, यहाँ पे बात जो बताई बेटा वो गलत आपने पकड़ ली. मैंने ये बोला कि जो रेक्टेंगल है उसमें ये सभी प्रॉपर्टीज होती हैं कि डायगोनल्स राइट एंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल्स आर इक्वल. लेकिन हमें उन सभी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए बोली गई है कि ईच वर्टेक्स एंगल इज राइट एंगल. ये हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है. ठीक है ना, करेक्ट. तो आप बस इस प्रॉपर्टी को नहीं यूज कर सकते यहां पर. मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते दिस साइड AB इज इक्वल टू BA कॉमन, AD is equal to BC opposite, angle A is equal to angle B, this triangle is congruent by SAS. ये गलत है, क्योंकि जो उसने प्रूफ करने के लिए दिया है बस आप उसका पूरे क्वेश्चन में कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है, बाकी जितनी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी वो सारी यूज कर सकते हो. तो आपने देखो कहीं पर वो वाली प्रॉपर्टी यूज की, एंगल वाली नहीं. आप एंगल की प्रूविंग पर हो. हमें पता है ये दोनों एंगल बराबर होते हैं क्योंकि ईच 90. ये बात प्रूफ करनी है, बट हमने किससे प्रूफ किया? पहले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया बाय यूजिंग अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द रेक्टेंगल, फिर उस दोनों को बराबर किया. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCT. क्लियर हुआ या नहीं? साहिर, मेरी बात समझ गए? ओके. अब A और B क्या हो गया बेटा? बराबर. जब A और B इक्वल हो गए तो अब इनमें रिलेशनशिप चाहिए. अगर हम बात करें तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. ऐसा क्यों? AD पैरेलल टू BC बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. AD parallel to BC and AB is a transversal. AD parallel to BC, AB is a transversal. Therefore, this angle plus that angle is 180 degree because co-interior angle. ये भी कह सकते हैं. दूसरा, every rectangle is a parallelogram. नोट में पढ़ा था. And sum of consecutive angles of a parallelogram is 180 degree. तो यहां लिख सकते हो because A and B are consecutive angle, या सिर्फ इतना भी लिख सकते हो because consecutive angles of a parallelogram. अब ये सबके दिमाग में आ रहा होगा कि तो रेक्टेंगल था, आपने पैरेललोग्राम कैसे कह दिया? क्योंकि हम पहले ये बात पढ़ चुके हैं. Every rectangle is a parallelogram but converse is not true. किसको किसको मेरी ये बात समझ में आ गई? हैंड रेज करो बहुत जल्दी.
गुड। कृतिका, प्रेरणा, वर्णिका, विशेष, यस। कृतिका, प्रेरणा, वर्णिका, आप तीनों को नहीं समझ में आया बच्चे? ठीक है, देखो फिर एक्सप्लेन करता हूं मैंने ये कहा कि AD पैरेलल टू BC एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल, देन एंगल A प्लस एंगल B इज 180 डिग्री बिकॉज को इंटीरियर एंगल। ये बात तो सबको क्लियर है ना? ये तो कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हो जो इस चैप्टर में आपने पढ़ा? एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या A एंड B कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD नहीं है? ABCD को क्या पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि एक रेक्टेंगल है। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। डन। तो यहां लिख सकते हैं बिकॉज कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, या सिंपल अगर हम अपने चैप्टर 6 की तरफ जाएं तो ये है को इंटीरियर एंगल्स। कोई नंबर नहीं काट सकता, जो मर्जी लिखो इसमें, ठीक है ना? इन दोनों में से कोई भी बात लिख सकते हैं। यस प्रेरणा, अब आपको क्लियर? वर्णिका, फटाफट रिस्पांस, जल्दी। इंटरनेट से भी तेज रिस्पांस दिया करो, इंटरनेट स्लो चलता हो कोई बात नहीं, ठीक है। बढ़े फिर आगे। दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल ए 180 डिग्री। कहां से मिला? ये रहा रिजल्ट। दिस इज फ्रॉम फर्स्ट, करेक्ट? देखो जरा ध्यान से। अब हमने कर दिया बच्चे, दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए किसके बराबर आ गया? 90 डिग्री के। दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ए और बी बराबर है। अब क्या कह सकते हैं? साहिर, क्या चीज समझ नहीं आई बेटा? कोई पॉइंट बताइए जहां दिक्कत आ रही है। ठीक है, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज को इंटीरियर एंगल। नाउ ए एंड बी आर इक्वल, तो बी की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं एंगल ए, तो बन गया एंगल ए प्लस एंगल ए 180। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए, दोनों को ऐड किया डबल हो गया, इज इक्वल टू 180। 2 बेटा 180 के नीचे गया, एंगल ए इज इक्वल टू 90। अगर ए 90 है तो बी भी 90 है, क्योंकि ए और बी बराबर है। अच्छा बाकी देखते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी is equal to angle D because opposite angles of a parallelogram। लिख सकते हैं because opposite angles of a parallelogram, because every rectangle is a parallelogram। अब कंक्लूजन क्या निकला? A और B तो बराबर ही है, ठीक है, because angle A is equal to angle B, therefore these four angles are equal। A और B बराबर, AC के इक्वल, BD के इक्वल, therefore A is equal to B is equal to C is equal to D is equal to 90 डिग्री। ठीक है, 10 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से पूरा एग्जाम्पल समझ लो, और कोई डाउट है तो बताइए, आराम से समझ लो।
ठीक है कृतिका, कौन सी रीजनिंग बच्चे? ये रीजनिंग क्लियर है? a प्लस बी 180 डिग्री बिकॉज को इंटीरियर एंगल, क्योंकि AD पैरेलल है BC के, AB एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल हुए, दोनों का टोटल 180 डिग्री। सही है। अगला B को रिप्लेस कर दिया एंगल A से, इसकी रीजनिंग ये रही फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, A इज इक्वल टू B है, रिप्लेस हो गए, ट्वाइस ऑफ एंगल A 180, एंगल A 90। अब एंगल B क्यों 90 है? जब A और B बराबर है तो B भी 90। अब एंगल A इज इक्वल टू C, एंगल B इज इक्वल टू D। A और C इक्वल है, B और D इक्वल है। रेक्टेंगल में तो हमने ये बात नहीं लिखी थी, कहाँ लिखी थी ये बात? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, लिखा था या नहीं? क्या रेक्टेंगल में वो प्रॉपर्टी लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो रेक्टेंगल में नहीं लग सकती, तो अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है। अब अगर ए सी के इक्वल है, बी डी के इक्वल है, ए और बी इक्वल है, तो क्या ये चारों एंगल बराबर नहीं हो गए? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, और इसमें से अगर ए 90 है या बी 90 है तो सारे क्या हो गए? 90 डिग्री हो गए। हाँ जी, अब क्लियर? कृतिका समझ में आया? फटाफट रिस्पॉन्स करो और बताओ किसको क्या डाउट है, किसी लाइन में कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलो फिर स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, इरेज करो बच्चों। और इनकी प्रैक्टिस बहुत ध्यान से करनी है, और जो चीज आप सोचते हो बस वही रीजनिंग है, और वो लिख देना है आपको। ठीक है। तो ज्योमेट्री में ये नहीं कि आपने सोचा और सॉल्व कर दिया, आपको उस बात को लिखना होगा कि किस वजह से ये ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो जो सोच रहे हो बस बिकॉज में ब्रैकेट में उसके सामने आप बस लिखते जाओ। हो गया क्वेश्चन। अगला देखो, एग्जाम्पल नंबर 2। सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है, show that the diagonals of the rhombus are perpendicular to each other। हर्षिता इतना लेट क्यों ज्वाइन किया भाई? show that diagonals of a rhombus are perpendicular to each other, ये बात आपको प्रूफ करके लानी है। अब rhombus वर्ड आते ही क्या क्या आ गया अपने पास? all sides are equal, opposite sides are parallel, ठीक है, opposite angles are equal, diagonals are not equal but bisect each other at right angle। इन सभी प्रॉपर्टी में से हमें कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए बोली गई है? कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो बस इस प्रॉपर्टी को अलग कर देना है, और बाकी सभी प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल करके क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? डायगोनल्स ऑफ rhombus आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। गिवन है बेटा हमें, एक मिनट सॉरी,
पहले फिगर कंप्लीट कर दें। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। एग्जाम लेकिन बहुत ज्यादा देर तक नहीं ले रहे एग्जाम। ये हो गया अपने पास रोम्बस ABCD। रोम्बस ABCD। डायगनल्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि डायगनल्स के बारे में बोला गया। अब कोई कंस्ट्रक्शन यहां नहीं शो करनी। ये O पॉइंट हो गया। गिवन है बेटा हमें ABCD is a rhombus. To prove AC perpendicular to BD, diagonals are perpendicular to each other. Diagonals are perpendicular to each other. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर का साइन है। AC परपेंडिकुलर BD, यानी यहां पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है। प्रूफ पर आते हैं। भाई इस चीज को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो हम आए इन ट्राइंगल AOD, अभी बताता हूं ये हमने क्यों लिया, एंड ट्राइंगल COD। AOD और COD, ये हमने यहां पे ट्राइंगल ले ली। ठीक, क्यों? हम यूज करेंगे OA इज इक्वल टू CO। OA इज इक्वल टू CO बिकॉज डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसलिए ये तो बराबर होंगे। ठीक है, OD is equal to OD, OD is equal to OD, which is common in both triangle। ट्राइंगल कौन सी है? AOD और COD। करेक्ट। तीसरा, AD is equal to CD, AD is equal to CD because sides of rhombus, all sides of rhombus are equal। तो क्या हमने परपेंडिकुलर वाला इस्तेमाल किया? नहीं, क्योंकि वो हमें प्रूफ करना था। बात समझ में आ गई सबको? कैसे हमने ट्राइंगल ली, रिजल्ट क्यों हम कैसे हम सोच पाए, उसके अकॉर्डिंग हमने ट्राइंगल का नाम दिया, और अब हम प्रूविंग पर चल रहे हैं। AO या OA इज इक्वल टू OC बिकॉज, अब ये क्यों लिखा खुद सोचो भाई, क्यों लिख लिया? तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other, because diagonals of a rhombus bisect each other। दूसरा, OA is equal to OC हो गया, OD is equal to OD। क्या रीजन? बिकॉज कॉमन इन बोथ, दोनों ही ट्राइंगल में ये बात कॉमन है। तीसरा, AD is equal to CD because sides of rhombus। अब जब ये तीन बातें एक ट्राइंगल में आ गई और तीनों साइड्स हैं, तो ट्राइंगल AOD congruent with triangle COD by the result SSS क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया SSS या SSS क्राइटेरिया लिख देना आप लोग। अब इससे फायदा क्या हुआ कि ये वाला एंगल, मतलब जहां पे हमें वर्किंग करनी है हम उस एंगल के बारे में सिर्फ बात करें, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 ये दोनों हो गए इक्वल। देखो क्या सही है, ये एंगल है AOD। AOD सेम नेमिंग होनी चाहिए बेटा। ये एंगल है 2 COD, ध्यान दो COD बिल्कुल ठीक है, यानी हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं।
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। ठीक है, अगला रिजल्ट। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज, क्यों मैंने लिख दिया 180 डिग्री? सभी फटाफट मैसेज बॉक्स में अपना आंसर भेजो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखते हैं कितने लोग सही हैं। वेरी गुड अभिषेक। नेक्स्ट, गुड लक्ष्य। शाबाश शाहिर, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, बाकियों को नहीं पता? AC is a straight line and OD is a ray। तो वो क्या कर रही है? एक 180 डिग्री यानी स्ट्रेट लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये सब भूल जाओ, सिर्फ आप लाइन और रे पर ध्यान दो। तो क्या आ रहा है? क्या ये दोनों एंगल लीनियर पेयर नहीं है? 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी होती हैं, ये ज्योमेट्रिक टूल्स हैं। ठीक है, अगर ये याद नहीं रखोगे तो कैसे होगा? दिस इंप्लाइज, अब 1 और 2 बराबर है तो एंगल 1 + 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखो कहां से ये रिजल्ट आया? ये रिजल्ट इस एक्सप्रेशन से आया, फ्रॉम फर्स्ट। करेक्ट। अब 1 और 1 को अगर ऐड कर दो तो क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 आपका 90 डिग्री निकल गया तो 2 भी 90 होगा। दिस इंप्लाइज, अब देखो AC और BD, जो OD है उसी को एक्सटेंड करके BD बना है। AC और BD जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उनके बीच में ये वाला एंगल 90 का बनता है। अगर ये 90 का है तो क्या सारे 90 नहीं हो गए? एंगल 190, एंगल 290, वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल 90, वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल 90। तो अगर क्रॉस में एक 90 निकल गया तो इसका मतलब है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो दिस इंप्लाइज लाइन AC परपेंडिकुलर टू BD, यानी हमने प्रूफ कर दिया डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, चलिए 10 सेकंड देता हूं। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो फटाफट। सभी रीजन वगैरह याद करो, ऐसे थोड़ी काम चलता है कि कुछ याद नहीं करना जी हमें, मैंने एग्जाम नहीं देना। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर इसे इरेज करो अगर कोई डाउट नहीं है तो। और जब बोला जाए तो फटाफट रिस्पॉन्स दिया करो सभी।
अभी स्क्रीन और वॉइस में किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? ये 9th नाम से कौन है? अपना नाम बताओ। ये 18 बेटा। कृतिका। नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चों। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3। थर्ड एग्जाम्पल में कह रहा है ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. AD bisects exterior angle PAC and CD parallel to AB. Then show that. और फिगर हमें इसकी गिवन है। ठीक है, क्या कह रहा है? तब भी फिगर गिवन भी हो फिर भी आप क्वेश्चन को पढ़ करके फिगर बनाएं, जो कि हमेशा आपको ये पता चले कि गिवन क्या चीज है। अपने आप सारी बात क्लियर हो जाएगी। अगर आप ऐसे पहले फिगर बना लेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो उतना ज्यादा सही नहीं होता, आपके दिमाग में बैठेगा नहीं कि भाई क्या क्या गिवन था। तभी एक दो बार पढ़ लेंगे, अपने आप क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे करना है आपको। तो क्या कह रहा है? ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. A, B, C in which AB is equal to AC। हो गया यहां तक क्लियर? फिर उसने ये कहा कि AD bisects exterior angle PAC। अब देख लो PAC एंगल कैसे बना है। तो PAC में यहां पर जो BA साइड है उसको एक्सपेंड किया गया है या प्रोड्यूस किया गया है। ये रहा, ये अपने पास P हो गया और ये एंगल एक्सटीरियर एंगल बन गया PAC, ये वाला। ठीक है, फिर क्वेश्चन कहता है, ठीक है हर्षिता मैं रुक जाता हूं 3-4 सेकंड, क्लियर करो फिर बताओ वॉइस क्लियर है कि नहीं। अभी ठीक है? गई मेरी वॉइस? ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसने कहा AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल। AD बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटीरियर एंगल PAC को।
और बाइसेक्ट का मीनिंग क्या है बेटे, चाहे एंगल बाइसेक्ट कर रहा हो या लाइन बाइसेक्ट कर रहा हो तो उसका मतलब है कि ये इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर रहा है। अगर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है तो लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एडी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल पीएसी, ये पता चल गया। उसके बाद सीडी को आपने ज्वाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर, ये आपने फिगर कर ली कंप्लीट। ठीक है, इसमें देखो टाइम लगा है क्योंकि हम साथ साथ पढ़ते गए तो फिगर हमने बनाई है। अब हमारे दिमाग में सब कुछ है, इसमें क्या गिवन है। ठीक है, ये नहीं पहले फिगर बना ली फिर क्वेश्चन सोचने लग गए, फिगर को हमने सेट असाइड कर दिया कि उसमें है क्या, क्वेश्चन को देखने लग गए, तो उतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। आपने एक बार ढंग से फिगर बनाने में टाइम लगा दिया तो आपको क्लियर हो जाएंगी बातें। ठीक है, अब है गिवन। ठीक है, अब वही सारे गिवन आपको लिख लेने। इन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 1 और एंगल 2, ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव, अब प्रूव पर आ जाते हैं। प्रूव के लिए क्या कह रहे हैं, शो दैट एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, सॉरी बेटे एंगल डी ए सी यानी 1 की बात कर रहे हैं पहले पार्ट में, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, बी सी ए, एंगल बी सी ए। ठीक है, अब थोड़ा इजी करने के लिए हम इसको नंबर्स में लिख सकते हैं, दैट इज डी ए सी तो एंगल 1 है और बी सी ए इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 3। ये बात हमें प्रूफ करके लानी है कि एंगल 1 और एंगल 3 हैं बराबर। दूसरा रिजल्ट बेटे, सेकंड रिजल्ट कहता है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, यानी अभी एक क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें क्या वर्किंग करनी चाहिए, तो मैंने क्या समझाया था, अब ध्यान दो जितनी हमने मोटिवेटेड थ्योरम्स पढ़ी थी। पहली, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर हम ये बात प्रूफ कर देते हैं इस क्वाड्रिलेटरल में तो ये पैरेललोग्राम कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी उस पे आते हैं साहिर, एक मिनट। ठीक है, दूसरा, पहला तो ये हो गया। दूसरा तरीका बेटा, बिकॉज या इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तीसरा, if diagonal bisect each other then it is a parallelogram, if each pair of opposite angles are equal then it is a parallelogram। अब इनमें से देखो कौन सा रिजल्ट यहां पर लगेगा जिससे हम ये बात प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अभी। अब मैं आता हूं प्रूफ पर। अब हमें यहां तक पहुंचना है भाई, 1 और 3 को रिलेट करना है। तो सबसे पहली बात, आप इस एंगल की बात करो, ये एंगल लिया मैंने 4। हमेशा गिवन देखो, गिवन से हमें क्या फायदा मिल सकता है वैसे ही आप क्वेश्चन को करें। इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC, this result is given, AB is equal to AC given। अब AB साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल 3, दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो क्या आएगा, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
ए बी और ए सी इक्वल, तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट देखो बेटा। अब एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, हमें किसी तरीके से इसका लिंक इसके साथ ढूंढना है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल पी ए सी। क्या रीजन होगा? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is equal to sum of its two interior opposite angle। तो ये एक्सटीरियर एंगल PAC हो गया। इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होगा? ये जो इसके साथ एडजेसेंट एंगल है इसको आपको छोड़ देना है, उसके बाद दोनों क्या कहलाते हैं? इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, और एक सिंपल रिजल्ट, जैसे आप यहां पर खड़े हैं, सामने वाली साइड को देखना है BC, उस पे जो दोनों एंगल बन रहे हैं वो है इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहां रीजन आएगा बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। इतना लिख सकते हैं, और पूरी थ्योरम लिखना चाहें तो पूरी थ्योरम लिख सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखो आगे, हमें 4 नहीं चाहिए, हमें तो 3 और 1 में रिजल्ट लाना है, PAC भी नहीं चाहिए। तो एंगल 4 को एंगल 3 एज इट इज रहने देता हूं, और 4 को मैं रिप्लेस कर देता हूं एंगल 3। किससे? इस रिजल्ट से, क्योंकि 3 और 4 क्या है? बराबर है। इज इक्वल टू एंगल PAC। रीजनिंग फ्रॉम रिजल्ट 1। ठीक है, ध्यान दो, समझ में आ रहा है? इसी तरीके से बेटा एंगल 3 प्लस एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3, अब जो PAC एंगल है वो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। तो अगर मैं कहता हूं कि एंगल 1 है 30 डिग्री, तो बताओ पूरा PAC एंगल कितने डिग्री का होगा? इस बार सबका आंसर होना चाहिए। AD बाइसेक्ट एंगल PAC, एंगल 1 मैंने कहा 30 डिग्री, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल PAC? फटाफट आंसर। मैंने पूछा है कि अगर एंगल 130 डिग्री है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल PAC? इस पूरे ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है? ठीक है लक्ष्य, गुड। इफ एंगल 1 is 30 degree, what is the value of angle PAC? Good Kritika. Next. If angle 1 is 30 degree, what is the value of angle PAC? Good Sahir. Next. Yes, Harshita. If angle 1 is 30 degree, what is the value of angle PAC? फटाफट प्रेरणा, कहाँ है आंसर? जल्दी बोलो।
ठीक है, चलो देखो अब आपने एक चीज नोट किया कि भाई एंगल 1 और एंगल 2 अगर इक्वल हैं, एंगल 1 30 है तो एंगल 2 भी 30 होगा। तो एंगल PAC क्या है? क्या एंगल 1 + 2 नहीं है? क्योंकि 1 and 2 आर द एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल PAC। अब एडजेसेंट एंगल एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं कि ऐसे दो एंगल जिनका सेम वर्टेक्स हो और एक आर्म दोनों में कॉमन होनी चाहिए, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होनी चाहिए, तभी उन्हें हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे एंगल PAD और एंगल CAD। अब देखो ध्यान से, PAD और CAD दोनों का एक वर्टेक्स है, दोनों एंगल में ये AD जो है कॉमन आर्म है, इस कॉमन आर्म के अपोजिट में दोनों अनकॉमन आर्म्स है, देयरफॉर इट इज एडजेसेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। जब मैं बोलूं एडजेसेंट एंगल तो आपको पता चल जाना चाहिए सर किस बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, नहीं आता तो पूछो सर है क्या ये, पहले नहीं आता लेकिन अब आना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी बोलते जा रहे हैं एडजेसेंट एंगल, एंगल, लीनियर पेयर, ठीक है, और हमें कुछ नहीं पता, को इंटीरियर एंगल, तो आप कभी नहीं सीख सकते। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, जब तक ये नहीं आएगी आपको मेरी बातें समझ नहीं आएंगी। ठीक, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अब जो ये एंगल PAC है, अगर 130 था तो पूरा एंगल 60 हुआ, यानी डबल हुआ। तो क्या मैं एंगल PAC को ट्वाइस ऑफ एंगल 1 नहीं लिख सकता, जो अभी हमने बात की? कितने लोग एग्री करते हो? हैंड रेस करो। क्या PAC को ट्वाइस ऑफ एंगल 1 या ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिखा जा सकता है? कौन कौन मेरे साथ है? बस 2 बच्चे, बाकी सब नहीं है? अच्छा 3 हो गए, चलो जी। सब अपने आप ही हो लिए कि सर सही कर रहे होंगे? हाँ जी विशेष, तो अलग जा रहा है या साथ चलेगा? विशेष, समझ नहीं आया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एंगल 1 अगर PAC को 1 की फॉर्म में लिखना हो तो क्या ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकता हूं? सही बात है या गलत है ये? बहुत ध्यान से स्क्रीन पे ध्यान लगा के रखा करो कि क्या पूछा जा रहा है। हाँ जी, फटाफट आंसर। ओके, सभी सेटिस्फाई हो तो ये वर्किंग मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई। ठीक है ना? तो अब बेटे यहां से एंगल 2 और एंगल 2 हमने कैंसिल आउट कर दिया। ये अब ये जो चीजें सीखते जा रहे हो ये मैक्सिमम क्वेश्चन में अब लगती जाएंगी, कॉमन बातें हैं ये, इसीलिए एक बार में आपको देर लगेगी। अब ये धड़ाधड़ ये नहीं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे देना है, ध्यान से समझो उसे कि भाई क्या बात हो रही है इसके अंदर। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, सही है। हम 1 की फॉर्म में क्यों हम आए? क्योंकि हमें 1 और 3 प्रूफ करना था। अगर 3 और 2 प्रूफ करना होता तो यही बात हम ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख देते। वो तो क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर हम काम करेंगे, लेकिन करना क्या है वो आपका बेस आपने देख लिया। क्लियर हुआ? दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्लियर हो गया? अब एंगल 1 और एंगल 3 अगर बराबर हो गया, दिस इंप्लाइज एंगल 1 रिप्रेजेंट एंगल DAC। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। करेक्ट, क्योंकि जिस फॉर्म में आपसे प्रूफ पूछा गया है उसी फॉर्म में छोड़ना है। ये तो हमने अपनी हेल्प के लिए बताया था कि हमें क्या प्रूफ करना है। अब ये दोनों हो गए बराबर। अब हमें अगला काम करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब समझते हैं कि हमने जो वो मोटिवेटेड थ्योरम्स पढ़ी थी उसमें से कौन सी थ्योरम का हम इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, अब ये चीज आपको समझना होगा। देखते हैं अभी, अब ध्यान दो।
एंगल 1 एंड एंगल 3 आर इक्वल, लाइन AD and line BC intersected by a transversal AC। तो एंगल 1 और एंगल 3 कौन से एंगल हैं ये? फटाफट आंसर। कैसे? लाइन AD और लाइन BC आर टू लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ थर्ड लाइन AC। तो इस लाइन का क्या नाम होगा? ट्रांसवर्सल। अ लाइन which intersect two or more line at different points are known as transversal line। तो AC ट्रांसवर्सल हो गई, AD BC AC is a transversal। तो एंगल 1 और एंगल 2 कौन से एंगल हैं ये? नहीं पता किसी को? देखो सिर्फ इस पे ध्यान दो, लाइन AD, लाइन BC और AC इज अ ट्रांसवर्सल, करेक्ट। तो एंगल 1 और एंगल 3 को कोई नाम दे सकते हो आप? एंगल 1 और एंगल 3 को थोड़ा तुम लोगों के लिए और थोड़ा इजी करने की कोशिश करते हैं, क्या पता तब समझ जाओ। ये दोनों एंगल को मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इनका कुछ नाम है या बेनाम है ये? वेरी गुड साहिर, ऑल्टरनेट, हाँ शाबाश, ठीक है साहिर। एंगल 1 और एंगल 3 पूछा है। वेरी गुड कृतिका, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं बराबर, ध्यान दो, अगर दो लाइनें और ट्रांसवर्सल में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं तो वो टू लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो क्या लिखना है? बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर AD पैरेलल टू BC। रीजनिंग, बिकॉज अ पेयर ऑफ alternate interior angles are equal। ये आपने 6th में पढ़ा था, 6th चैप्टर, 6th क्लास नहीं 6th चैप्टर में। If a pair of alternate interior angles are equal, then lines are parallel। If a pair of corresponding angles are equal, then the lines are parallel। If a pair of sum of co-interior angle is 180 degree, then lines are parallel। पढ़ा था या नहीं, याद है? अब देखो एक रिजल्ट तो ये आ गया, इससे अब ये पता चल गया कि भाई इन दोनों को आपने प्रूफ कर दिया पैरेलल। तो यानी आगे ये दोनों अगर आप प्रूफ कर दो पैरेलल, अगर ये दोनों अगर आप पैरेलल प्रूफ कर दो तो बिकॉज ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हो गया? ठीक है अभिषेक, ध्यान रखो उस फोन पे बैठा करो जहां जिसपे कोई फोन ना आए, ठीक। अच्छा अब आगे समझते हैं भाई इसको कैसे प्रूफ करें कि भाई ये पेयर और ये पेयर पैरेलल हो। भाई AB पैरेलल टू CD, इसे कैसे लाया जाए? भाई ये दोनों अपने पास पैरेलल आए, करेक्ट। अब इसके लिए ट्रांसवर्सल चेक करो कि क्या कोई ट्रांसवर्सल है जो ये काम कर सकती है, इसको पैरेलल किया जा सके। तो ये दो तो हो गए अपने पास, हो गए पैरेलल, लेकिन अभी हम इसको पैरेलल नहीं कर पा रहे हैं ना। AB और ये हो गया अपने पास CD।
ठीक है, देखो, लेकिन हमें प्रूफ करना है इसे पैरेललोग्राम। 1 और 3 बराबर, 1 और 2 बराबर, तो 2 और 4 बराबर। क्या था अपने पास, एक मिनट में, कहाँ पे, एडी पैरेलल टू बीसी हो गया, एडी पैरेलल टू बीसी। एक कॉन्सेप्ट और है, बिकॉज अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, बट पहले अभी हम ऐसी कोशिश करते हैं कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को ही हम कर दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो हम कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे और इन दोनों को बराबर करेंगे, तब भी ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अभी करते हैं। एंगल 4 और एंगल 2 बेटा अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो एडी और बीसी ही पैरेलल होंगे। ठीक है ना, एडी और बीसी ही सिर्फ पैरेलल होंगे, समझ गए? अभी सोचते हैं। अच्छा, एक चीज पे ध्यान दो, हाँ मैंने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, गिवन में दे रखा है CD पैरेलल टू AB, ये तो देखा ही नहीं, CD पैरेलल टू AB, गिवन अधूरा लिखा था तभी मेरे दिमाग में नहीं आया, ये गिवन था बेटा, CD पैरेलल टू AB, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। ओके, तो अब अपने पास क्या हो गया, CD पैरेलल टू AB, CD पैरेलल टू AB, ये रिजल्ट हो गया थर्ड एंड दिस रिजल्ट इज गिवन। देखो, CD पैरेलल टू AB, ओके, AD पैरेलल टू BC, CD पैरेलल टू AB, तभी तो सोच रहा हूं इस क्वेश्चन में क्या हो गया, ऐसा क्या नई बात आ गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या रीजनिंग होगी बेटा, बिकॉज ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, इसको तुम लोग कंप्लीट कर लेना, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब देखो कहां आपने उस मोटिवेटेड थ्योरम का इस्तेमाल किया, क्लियर हो गया सबको? CD पैरेलल टू AB गिवन था, AD पैरेलल टू BC आपने प्रूव कर दिया, बिकॉज ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, सबको समझ में आ गया? 10 सेकंड देता हूं, एक एक लाइन पढ़ लो और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अभी हम बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12, 6 से लेकर के आप लोग 11 तक ट्राई करो, 6 to 11, ये होमवर्क है तुम लोगों का। और अगली क्लास में असाइनमेंट के डाउट है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, और संडे उसका टेस्ट है, संडे के टाइमिंग हम सैटरडे डिस्कस करेंगे। ओके, चलो अब डाउट पूछो फटाफट। असाइनमेंट पूरा क्यों नहीं हो पाएगा कृतिका?
तो मैथ्स के नंबर आ गए 14, आए हैं 15। वेरी गुड लक्ष्य। ठीक है, ताहिर मैं थोड़ा बात समझ नहीं आ पाया बच्चे। तो मैं पूछ रहा था कि हमें ये डाउट और ये जो एक्सरसाइज है अगली क्लास में करके लेके आने हैं दोनों। हाँ जी हाँ जी, यस यस, ओके सर, दोनों करके आने हैं। दोनों करके आने हैं। ठीक है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, फटाफट खत्म हो जाएगा असाइनमेंट। बाकी असाइनमेंट में से जो टेस्ट होगा, असाइनमेंट में से 20% आएगा और 80% जो है एनसीईआरटी में से दिया जाएगा पहला टेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो चले, पूछना बच्चों कुछ। चलिए ये क्लास एंड करता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट लो और अच्छी तरह से पढ़ाई करो, और सभी अपनी ज्योमेट्री के हर पीछे वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत पढ़ो, जो कि जब लिखा जाए तो बातें पता हो। ठीक है, ज्योमेट्री थोड़ा स्लो ही चलेगी, लेकिन बहुत ध्यान से हर चीज समझ के करनी है। मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोग भी फिर जितने भी बड़े बच्चे उनसे पूछो तो क्या सर ज्योमेट्री बड़ी मुश्किल है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी यही आंसर करो। ठीक है, चलो बाय बच्चों।